कि आगे आप थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लें, मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट को, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने अपनी बुक में ठीक कर दिया है, ये देख लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले ठीक करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द लिक्विडेटर, मैं शुरू से लिख रहा हूँ, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू remuneration. The liquidator is entitled to remuneration of 3% on the amount realized. इसकी बात नहीं कर रहा, on the amount realized and, यहां पे गलती है, and 1.5% on the amount distributed, on the amount distributed to, अब ये मिसिंग है, to preferential creditors and unsecured creditors, to preferential creditors and unsecured creditors, to preferential creditors and unsecured creditors. प्रेफरेंशियल वर्ड मिसिंग था, खाली अनसिक्योर्ड लिखा था, इसलिए आप प्रेफरेंशियल ऐड कर लें क्वेश्चन में। ठीक है जी, पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए और, मैं पानी पी रहा हूँ, हम पढ़ चुके हैं, बस आराम से करते हैं। चले बेटा, आओ शुरू करें। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात मैं बताऊंगा जी, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर ने डिफिकल्ट बनाना हो तो 2 पॉइंट दे सकता है, 1 पॉइंट दे सकता है। तो लिख ले, आप पहले एक बात लिख ले, इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन समटाइम्स, एक समय, कुछ समय, समटाइम्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मूवी आई थी। इन एग्जामिनेशन समटाइम्स लिक्विडेटर, in examination sometimes while preparing liquidators final statement of account, there may be a ticklish, टिक होती है बेटा, ticklish point, ticklish point, ये बच्चा कहता है ये क्या होता है? ticklish मतलब वहां पे ट्रिक होती है, ticklish point while calculating liquidators remuneration, liquidators remuneration। अभी लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा। liquidators remuneration, because it depends upon the payment to liabilities and there is a case of deficiency। और दूसरी बात, there is a case of deficiency, और deficiency भी होती है, अगर ज्यादा पैसा हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, and there is a case of deficiency, so it is better to prepare a working note whose format
is as follows. Whose format is as follows? जिसका ये फॉर्मेट है, तो उसमें क्या करते हैं हम? अमाउंट, हम पहले लिखते हैं अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग एसेट्स। एसेट्स को बेचने के बाद कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, लेस पहले पेमेंट करते हैं बेटे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। बेटे रेम्यूनरेशन लेस नहीं करते क्योंकि रेम्यूनरेशन तो इसी भी निकलेगी, लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लेस अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लेस नहीं कर सकते क्योंकि हम उसी में तो निकालना है हमें, ठीक है। लेस लिक्विडेटर्स कमीशन ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटे, आप मानिए कि एक फॉर्मेट बना रहे हैं, अभी लिख लेते, मैं अभी क्वेश्चन करते करते समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले बेटे, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं मेरे बेटे। लेस लिक्विडेटर कमीशन ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बेटे ये बैलेंस बच गया, बैलेंस अवेलेबल। पहले लिख लो बेटे, मानो कि जर्मन लैंग्वेज है, और क्या बोल सकता हूं, ऐसे मुंह छोटा कर लिया, मुंह छोटा वोटा नहीं करना है, आप खाली इस इंपॉर्टेंट नोट को लिख ले, मैं भी क्वेश्चन करते समय समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन 9 करेंगे, मैं नहीं लिखवा रहा कुछ और, ऐसे मुंह छोटा कर लेते हो, हद कर दी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। मैंने हेडिंग लिख दी, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, बेटे यहां लिखेंगे रिसिट्स और यहां लिखेंगे पेमेंट्स। बेटे यहां रिसिट्स और यहां पेमेंट्स। तो बेटे मैं ऊपर से शुरू करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो वैसे आपको पता ही है, फर्स्ट आइटम दी हुई है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 50,000 रुपए के बिके, 40,000 के लेने थे, तो मैं लिख रहा हूं टू सरप्लस रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बिकी ऑन सिक्योरिटीज 10,000, देख लीजिए प्लीज। 50,000 की बिकी, 40,000 की पेमेंट करनी थी, तो 40 उन्होंने रख लिए, 10 हमें दे दिए लिक्विडेटर को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आपको पता है जी, सबसे पहले हम पेमेंट किसको करते हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर मैंने वो 2 चीजें लिख दी हैं, भले अब मेरे को नहीं पता, जब आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन लिखनी प्रायोरिटी में कि पहले पेमेंट किसको करेंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को, फिर किसको करेंगे? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को, फिर किसको करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर किसको करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को, फिर किसको करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अगर पेमेंट पैसे होंगे तो। आगे चलिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब बेटे मुझे नहीं पता कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, मुझे पेमेंट करनी है, मैं देखूंगा कि मेरे पास बैलेंस है भी या नहीं, तो मैं अभी देखूंगा। मैंने इंटरनल कॉलम में लिख दिया 61,000, अभी मुझे नहीं पता कितने हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट लास्ट में होती है, और तभी होगी ना जब मेरे पास पैसे पड़े होंगे, तो मैं इसलिए अंदर लिख रहा हूँ इनर कॉलम में। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500 रुपए के हैं बेटा। The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on the amount realized, including securities in the hands of secured creditors. ठीक है,
अब इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि लिक्विडेटरों को कमीशन मिल रही है, रेम्युनरेशन मिल रही है। ये लिक्विडेटर, इसको मुंह देखो कैसे हो रहा है, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन एक तो बेटे एसेट्स पे डिपेंड कर रही है और एक पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बेटे एसेट्स रियलाइज कितने हैं टोटल वगैरह, दोनों एसेट्स कौन से, एक तो वो जो सिक्योर्ड थे और वो बेच दिए वो, और दूसरे वो जो लिक्विडेटर ने खुद बेचे। एक बच्चा कह रहा है 52,000 कहाँ से आया, हमें तो पता ही नहीं, अभी बता रहा हूँ बेटे, आराम से देख लीजिए। 52,000 मैं बताऊंगा कहाँ से आया। 52,000 तो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन में, इसको लिख भी लेते हैं। टू 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 कैश रियलाइज्ड, टू कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ assets not specifically pledged। कितने 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 52,000। लो बेटा 52,000 रुपीज कहां से आए, जो एसेट्स लिक्विडेटर ने बेचे। अब चांस की बात अगर है दोनों पे कमीशन दो, ठीक है बेटे, 1,02,000 रुपए पे 3% की कमीशन बताओ जी पहले। बस यहीं पे थोड़ा सा वो मुश्किल कर देता, बाकी इसको हमने आसान अभी बना देना है। 3,060 रुपए तो ही आ गए। आगे कह रहा है 1.5% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो बेटे प्रेफरेंशियल के 1,200 दिए, तो बेटे इसका 1.5% निकाल लेते हैं। 1.5% 1,200 रुपए का, तो बेटे ये कितना आ रहा है 18 रुपए। अब 1.5% अनसिक्योर्ड पे भी निकालना, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे भी देखता हूँ है भी या नहीं। ठीक, आगे बस बेटे खत्म हो चुका क्वेश्चन, तो आराम से देख लीजिए। मैं ये लिख चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, कौन सी मिरर है नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स का कोई मेरे को नामो निशान नहीं दिया, वो इसलिए नहीं कर रहा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 61। अब आप बैलेंस चेक करें मेरे पास है कितना। ठीक है बेटे, तो मैं अब बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, बैलेंस ऑफ एसेट realized for payment to unsecured creditors। बहुत सिंपल है बेटे, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कितना है। कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स 52, कैश फ्रॉम सेल ऑफ assets 52 plus cash of surplus। बेटे सरप्लस जो मिला 10,000। मैं देख रहा हूं मेरे पास है कितने जो मुझे पेमेंट करनी है। 62,000 तो है मेरी जेब में। अब मैंने पेमेंट किस किस को करनी है मैं देख लेता हूं। मैंने देखो बेटा एक तो इसको पेमेंट करनी है 500 रुपए की, तो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 500, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस है ये 500। एक मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है 1,200, और एक मैंने पता किसको पेमेंट करनी है, किसको किसको, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन को। और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन बेटे मैंने निकाली है, अभी तो निकालनी है। मेरे को जो पता है वो 3 चीजों को जोड़कर है। कैसे, एक तो 3,060, एक 18। अब इसका नहीं पता, इसका नहीं पता बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कितना आएगा, इसका नहीं पता। तो जो पता पहले ले देता हूँ। 3,060, 3,060 और 18। अब देख लो जी पैसे कितने बच गए आपके पास। 62,000 माइनस 500 माइनस 1,200 माइनस 3,060 माइनस 18, बेटे ये आ गए
57,222 आराम से देखो, कोई जल्दी है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं जी, बैलेंस ऑफ एसेट्स available for unsecured creditor is 57,222। लेकिन एक दिक्कत आई, अगर मैं 57,222 ही दे देता हूं तो फिर बेटे रेम्यूनरेशन कहां से दूंगा, जबकि रेम्यूनरेशन मुझे पहले देनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं, लेट द बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल, let the balance of assets available for payment to unsecured creditor is 100। मान लेते हैं बैलेंस अवेलेबल 100 है, या ऐसा भी ना लिखें, ये भी गलत लिख दिया, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए। मैं अभी लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, let the amount paid to unsecured creditor be 100। आराम से देखिए मैंने क्या लिखा, तो बेटे लेट द अमाउंट पेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर बी 100, हेंस या सो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन विल बी 1.5% ऑफ 100, दैट इज 1.5। तो बेटे टोटल कितना हमारे पास एसेट्स होने चाहिए, 101 रुपए 50 पैसे। ये तो बेटा 100 का तरीका है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसका मतलब 101 रुपए 50 पैसे का दो हिस्से हो गए, 100 रुपए और 1.5 रुपया। 100 रुपए क्या, अमाउंट पेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, और 1.5 क्या, कमीशन या लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। आराम से बैठे, कोई जल्दी है ही नहीं, मैंने कराना नहीं इसके बाद कुछ भी। इसका मतलब अगर 101 रुपए 50 पैसे था तो पेमेंट हुई थी 100 रुपए की। अगर टोटल एसेट्स, मैं इसको लिख देता हूं, इफ टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, if total assets available for distribution is rupees 101.5, then amount paid to unsecured creditor is ₹100। आराम से देख लीजिए बेटा, बड़ी सिंपल है बेटे, चौथी क्लास का अलजेब्रा है, मैं जान के लंबा कर रहा हूं, है कुछ नहीं इसके अंदर। इफ टोटल एसेट्स अवेलेबल, if total assets available for distribution, if total assets available for distribution is rupees 57,222, 57,222, तो बेटे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकाल सकते हैं। ये आ गया बेटे, आराम से देख लीजिए, 57,222 इंटू 100 अपॉन 101.5, ये आ गया बेटे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 56,376, और बेटे कमीशन आ गई 846। लो बेटे, मुश्किल तो है ही नहीं, आराम से नोट कर लो, कोई टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझा दूंगा, बहुत इजी है। मैंने लंबा कर दिया है बेटे, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, अब मुझे नहीं पता मैं कितनी पेमेंट करूं,
क्योंकि जितनी पेमेंट करूंगा उसका 1.5% मुझे रेम्यूनरेशन देनी है। तो मैं लिक्विडेटर के पास चला गया, उसने कहा भैया जितनी पेमेंट करोगे उसका 1.5% में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास आ गया। उसने कहा भैया मुझे बैलेंस कितने दे रहे हो, मेरे को तो तुम पूरा दे ही नहीं रहे, मैंने तो तुम्हारे से 61,000 रुपए लेने हैं, अब तुम्हारा तो पैसे ही नहीं है। तो मैंने कहा दोनों रुक जाओ, पहले मैंने कहा मेरे पास कितने पैसे रह गए सब कुछ देने के बाद, रेम्यूनरेशन को छोड़कर, तो 57,222 रुपीज रह गए, एक्सेप्ट payment to unsecured creditor and liquidator remuneration on unsecured creditor 57,222। तो मैंने कहा मान लेते हैं मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ अनसेक्योर्ड क्रेडिटर को 100 रुपए की, और रेम्यूनरेशन उसमें आ रही है बेटे कमीशन 1.5%, तो 101 रुपए 50 पैसे। तो मैंने फिर उसका हिंदी अनुवाद कर दिया, इफ टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज 101.50, then amount paid to secure creditor is 100 रुपए, and if total is 57,222 then amount paid to this is how much। तो बेटे आ जाओ, ये देख लो बेटे, ये 846 तो यहां भी आ गया, अब बेटे 3060 आ गया, 18 आ गया और 846 आ गया। तो इसको टोटल करते हैं 3060 प्लस 18 प्लस 846, इसका मतलब हम लिक्विडेटर को 3,924 रुपए दे रहे हैं, हम लिक्विडेटर को 3,924 रुपए दे रहे हैं। तो यहां लिख लेते हैं बेटे 3,924 रुपए दे रहे हैं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने दे रहे हैं 56,376, 56,376 टोटल कर लीजिए 62,000 ही आ रहा है। बेटे रेम्यूनरेशन कमीशन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है, क्योंकि मेरा सेवा भाव था आपको पूरा बताना। इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जुगाड़ से भी कर सकते हैं। अभी कंसेप्ट समझिए ना, जुगाड़ क्या करते हैं आप, जुगाड़ से कुछ नहीं करना, जुगाड़ कई बार काम नहीं आते, जुगाड़ से कभी कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज आपको जो मेथड बताया आप उसी मेथड से करें, और एक बार टोटल करके मैं देख रहा हूं कि आ रहा है या नहीं, आना ही चाहिए, तुझको आना ही होगा, तुझको आना ही होगा। तो बेटे इस तरह से मैंने आपको आज लेक्चर 5 में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स करा दिया। शुरुआत तो कर दी, लॉजिक तो बता दिया, अब होमवर्क लिख लें, अगर आप ईमानदार बच्चे होंगे तो आप क्वेश्चन लिख लें। मैंने 9th कराया है, आपने 8th करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है 7th और 8th। मैं ऐसा ही क्यों हूं बेटे, अगर आपने 7th और 8th घर में ट्राई कर लिया, भले हो या ना हो, कोशिश तो होनी चाहिए। बेटे क्या साइकिल ऊपर से सीख के आए थे, साइकिल भी तो एक दिन में तो नहीं आई थी, ट्राई की थी, चढ़े थे गिरे थे, चढ़े थे गिरे थे, साइकिल आ गई। बेटे ऐसे लिक्विडेशन है, एक बार 7th और 8th घर में करें, लेक्चर 6 जो लास्ट लेक्चर रहेगा लिक्विडेशन का बेटे, उसमें मैं 7th और 8th कराऊंगा, और फिर 2-3 क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, और इस चैप्टर को मैं लेक्चर नंबर 6 में समापन कर दूंगा। और बेटे 6 लेक्चर्स अगर आप ईमानदारी से कर लें तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेटेस्ट, गूगल सब बता दिया बेटे, लॉजिक्स के साथ बेटे, कंसेप्ट के साथ। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे बेटे, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, be happy, be jolly, be cheerful।